हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। SCERT के माध्यम से एजुसेट पर प्रसारण के लिए उत्कर्ष हेतु तैयार आज के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के 15वें पाठ हमारे चारों ओर वायु, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सोचिए, अगर हम भोजन न करें तो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, अगर पानी न पिए तो भी कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए या करके देखिए, आप अपनी नाक से सांस लेना रोकिए, कितनी देर तक रोक पाएंगे। केवल कुछ सेकंड या अधिक से अधिक एक आध मिनट हम असहज हो जाएंगे, हमें मुश्किल हो जाएगा। तो वायु हमारे लिए इतनी आवश्यक है कि वायु के बिना जीवों के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्यारे बच्चों, क्या आपने वायु को देखा है। वायु हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देती, हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखिए, वह क्यों उड़ती है। वायु के कारण। पेड़ों के हिलते हुए पत्तों को देखिए, वो तेज वायु चलती है, हवा चलती है तो वो हिलते हैं। सूखे पत्ते टूटकर नीचे गिरते हैं, कागज हवा में उड़ जाता है। यह सब किस कारण है। यह सब वायु के कारण ही है। वायु को हम अनुभव कर सकते हैं। आपके घरों में जब माता जी कपड़े सुखाती हैं तो वायु के चलने पर आपने उनको हिलते हुए भी देखा होगा। आपने अपनी कक्षा के पिछले पाठों में निष्पावन यानी हवा के चलने से अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया, उसके बारे में भी पढ़ा था। वह भी वायु के कारण ही संभव हो पाती है। और जब वायु बहुत तेज चलती है, यानी उसे आंधी या तूफान कहते हैं, उस समय तो वायु का प्रबल वेग, उसका दबाव, उसका बल इतना अधिक होता है कि वह बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ देती है। तो प्यारे बच्चों, वायु के दबाव को महसूस करने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। फिरकी के बारे में तो आप सब जानते हैं ना, बचपन में खूब बनाई होंगी आपने, और अब भी फिरकियों से खेलते होंगे। वह क्यों घूमती है। वह भी वायु के कारण ही घूमती है। आइए एक फिरकी बनाने का अभ्यास करते हैं। देखिए, मेरे पास ये कागज की 3 समान आकार की पट्टियां हैं। कोई भी चार्ट, कोई भी कागज़ ले सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि आप अपनी साफ कॉपी के कोरे कागज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। आप बेकार रद्दी कागज़ का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसा करके भी आप अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिएगा, मेरे पास ये 3 कागज़ की पट्टियाँ, एक येलो पीली और एक ये पिंक और एक ये ग्रीन। तो देखिएगा किस प्रकार से इससे हम फिरकी बनाएंगे। मैं इनको एक एक करके बिल्कुल इनके बीच से इनको मोड़ लेता हूँ। ये ग्रीन वाली पट्टी मैंने मोड़ ली, और फिर उसके बाद ये पिंक वाली मोड़ ली, फिर उसके बाद येलो, ये देखिए एक इस्तेमाल किया गया चार्ट पेपर, इसको मैंने मोड़ लिया। तो तीनों को समान रूप से बीच से मैंने मोड़ लिया। और अब क्या किया मैंने, ये पट्टी, कोई भी एक पट्टी ले लें, उसके ऊपर, इसकी पंखुड़ियों के ऊपर बीच में इसको डाल दिया। दोनों के बीच में, इनके दोनों के बीच में एक को डाल दिया, एक के बीच में दूसरी। इस प्रकार से कर लिया मैंने इनको। और अब तीसरी ली मैंने, और तीसरी को क्या किया, इसके बचे हुए भाग में इस प्रकार से बीच में से इसको फंसाया, और फिर और मैंने ये डाल दिया। और अब इस प्रकार से इसकी दोनों सिरों को तीसरे के अंदर
बीच में लेते हुए संयुक्त रूप से पहली के अंदर से निकाल दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे में गुथ गई हैं, त्रिभुज की तरह से बन गई हैं। और अब इनको तीनों के खुले सिरों को धीरे धीरे करके मैंने खींच दिया। इस प्रकार से जब हम इनको खींचते हैं तो धीरे धीरे इसका सिरा गोलाई लेने लगता है। तो इस प्रकार से यह बीच से इसका उठान शुरू हो जाता। हम देखेंगे कि जुड़वां सिरे, उनके बीच से प्रत्येक पट्टी के दोनों सिरे निकलते हैं और यह एक तरह से लॉक की स्थिति हो जाती है और खींच करके धीरे धीरे इनको कस दिया तो यह इस प्रकार की आकृति बनती है, देखिएगा। और अब आप किसी भी चलते हुए पंखे के नीचे इसको अपनी उंगली पर रखिए, ऊपर पंखा चलेगा तो ये वायु के दबाव से ऐसे घूमेगी। आप कर सकते हो, या पेंसिल या पेन के ऊपर भी इसको रख करके ऐसे घुमाया जा सकता है। ये इस प्रकार से आपकी रंगीन फिरकी बन गई। तो यह किस लिए घूमती है? इसके ऊपर वायु का दबाव, पंखे से आने वाली हवा का दबाव पड़ेगा और ये ऐसे घूमेगी। आप एक और तरह से भी फिरकी बना सकते हैं। आइए बड़ी फिरकी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास एक ये चार्ट पेपर है, वर्गाकार चार्ट पेपर। इसको इस प्रकार से इसके कोनों के ऊपर से इसके कर्ण मिलाते हुए मैं इसको मोड़ लेता हूं। देखिएगा ये वर्गाकार चार्ट पेपर और मैंने इसके कोने मिला करके ऐसा मोड़ लिया। जो इसके मोड़ने के स्थान थे यानी कोने, उन कोनों के ऊपर से मैं इस प्रकार से काटता हूं। इसको पूरा नहीं काटेंगे, जहां बीच में ये कोने कर्ण मिलते थे वहां थोड़ा कागज को बिना कटा छोड़ देता हूं और मैंने चारों कोनों को लगभग बीच तक काट दिया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हो गया। और अब एक सिरे को मोड़ करके बीच में जहां बिना कटा था उधर मैंने जोड़ दिया। फिर दूसरे सिरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को इसके साथ, और इस प्रकार से देखिए ये हमारी ऐसी आकृति बनी, फिरकी बन गई ना। और अब इसके केंद्र में एक आलपिन लगा देते हैं ताकि ये बाहर न निकले। आलपिन का प्रयोग करते हुए सावधानी रखें, आपके हाथ में न चल जाए। और आप इसको पकड़ करके आप दौड़ेंगे तो यह घूमने लग जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप अपनी फिरकी बना करके वायु दाब को अनुभव कर सकते हैं, इस खेल को खेल सकते हैं। लेकिन सावधानी वही, साफ कागज को काट कर बेकार न करें। प्यारे बच्चों, ये हमारे चारों ओर जो वायु है, यह वायु, इसकी उपस्थिति हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक परत के रूप में है। पृथ्वी के चारों तरफ वायु की जो परत है, जो आवरण है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। इसका अनुभव आप वात सूचक के माध्यम से भी कर सकते हैं। वायु के बहने की दिशा का ज्ञान हमें वात सूचक करवाता है। आप चित्र में देख रहे होंगे, वात सूचक के बीच में एक स्वतंत्र रूप से घूमने वाला, किसी बेरिंग पर लगा हुआ या कोई अक्ष पर खड़ा हुआ किसी पक्षी का चित्र होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक मुर्गा बना हुआ है और इसके चारों तरफ कुछ तीर के निशान लगे हुए होते हैं और कुछ वात सूचकों में यहाँ पर कटोरी लगाई जाती है। जैसे वायु बहेगी
तो वो उसको घुमा देती है और जिधर वायु बह रही हो उसी दिशा में उस पक्षी की चोंच पक्षी का मुंह कर देती है। इससे हम वायु के बहने की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। बहती हुई वायु को पवन कहा जाता है, यानी पवनों की दिशा का अनुमान हम वात सूचक के द्वारा लगा सकते हैं। और घूमते हुए इस पक्षी की गति या चक्र की गणना करके हम बहती हुई पवनों की गति भी माप सकते हैं। प्यारे बच्चों, वायु हमारे परिवेश में, हमारी पृथ्वी के चारों ओर प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है। हमें दिखाई नहीं देती, वहाँ भी उपस्थित है। चारों तरफ से हमें खाली कमरा नज़र आता है, वहाँ भी कमरे में वायु होती है। कोई खाली बर्तन है, ग्लास है, बोतल है, उसके अंदर भी वायु उपस्थित होती है। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। मेरे पास एक ये बोतल है, देखिएगा इसमें बिल्कुल खुला ढक्कन, और हमें क्या लगता है, कोई भी पूछेगा तो क्या कहेंगे हम, यह खाली है। और खाली का अभिप्राय इसमें कुछ नहीं। और इसी प्रकार से यह एक बीकर, इसमें भी हमें क्या लगता है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। क्या ये वास्तव में खाली हैं? इसमें कुछ भी नहीं है। आइए एक क्रियाकलाप से देखते हैं। देखिए मेरे पास यह एक टब है, डब्बा है बड़ा खाली, इसमें पानी भरा हुआ है। ये देखिएगा, ये पानी, और इसके अंदर बीकर के अंदर, यानी जिसको हम खाली कहते हैं वह खाली, बोतल के अंदर खाली, इसमें ये देखिएगा, इसमें हमें लगता है कुछ नहीं है। मैं इसको उल्टा करके इधर पानी में डुबोने की कोशिश करता हूँ और डुबोता हूँ तो मुझे महसूस होता है इसको दबाने में जोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? मुझे जोर क्यों लगाना पड़ता है? शायद इसके अंदर कुछ है जो इसे डूबने से रोकता है। वह क्या है? इसको मैं घुमा करके देखता हूँ तो देखिए कुछ बुलबुले निकलते हैं। आवाज़ के साथ महसूस कीजिए, आवाज़ डब डब की आवाज़ के साथ देखिए बुलबुले। ये डब डब की आवाज़ से निकलने वाले बुलबुले क्या हैं? इसका अभिप्राय कुछ इसमें है जो निकल रहा है और उसके स्थान पर यह पानी जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? देखिएगा, इसके अंदर से वायु निकल रही है बुलबुलों के रूप में और उसका स्थान पानी लेता है, तब यह भरता है। इसको आप इस बोतल के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिएगा, डुबोएंगे तो हमें जोर लगाना पड़ता है और जैसे ही टेढ़ा करते हैं बुलबुले, देखिए बुलबुले, इन बुलबुलों से क्या है, इसकी हवा निकल रही है और यह पानी बोतल के अंदर भर रहा है। अब देखिए बोतल के अंदर पानी आ गया। इसका अभिप्राय क्या है कि जिस बर्तन में या जहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ भी वायु होती है। क्या वायु की उपस्थिति प्रत्येक स्थान पर समान होती है? नहीं बच्चों, वायु की उपस्थिति, वायु का घनत्व प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता। आप किसी टेलीविज़न चैनल पर देखिएगा, पहाड़ों पर ऊंचाई पर चढ़ने वाले पर्वतारोही, वो जितना ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कारण वहाँ वायु का घनत्व कम है। और इसी कारण से पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर लेकर के जाते हैं वायु का सांस लेने के लिए, जिससे कि वो आसानी से उस पर चढ़ सकें। तो वहाँ वायु का घनत्व, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायु का घनत्व कम होता है। प्यारे बच्चों, वायु क्या है, किससे बनी है, वायु के घटक क्या क्या हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, कभी बर्फ़ के पानी का कोई गिलास लीजिए या जार लीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए, बाहर से बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि गिलास के बाहर ठंडी पानी की बूंदें चारों तरफ चिपक गई हैं। ऐसा क्यों हुआ?
क्या गिलास के अंदर का पानी बाहर आया? ऐसा तो संभव नहीं है। तो बाहर पानी की बूंदें किस प्रकार से आई? प्यारे बच्चों, हमारी जो वायु चारों तरफ है उसके अंदर कुछ जल वाष्प होते हैं, पानी की भाप होती है जो ठंडे बर्फ के पानी के गिलास के बाहर ठंडक को पा करके वापस पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम संघनन कहते हैं और इस संघनन के कारण ही वर्षा होती है। जब मम्मी सब्जी बनाती है उसके ऊपर ढक्कन रख देती है, ढक्कन के ऊपर जब उसको उठा करके देखेंगे तो उबलती हुई सब्जी उसकी भाप से उस ढक्कन के ऊपर भी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वह भी संघनन का ही उदाहरण है। कड़कड़ाती ठंड में आपने महसूस किया होगा हमारे मुंह से एक भाप सी निकलती है। वह वास्तव में क्या है? वह भी हमारे मुंह से निकलने वाले जल वाष्प ही होते हैं जो बाहर ठंडे वातावरण में आकर के दोबारा से जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें वो भाप के रूप में दिखाई देते हैं। संघनन जल चक्र की एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि वायु के अंदर जल वाष्प होते हैं। जब जल वाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए, वायु एक निश्चित मात्रा तक जल वाष्प को रख सकती है। अगर ज़्यादा जल वाष्प हो जाए तो वह बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। ठंडी सुबह में आपने पेड़ पौधों के ऊपर जमी हुई ओस की बूंदों को भी देखा होगा, वह भी संघनन है। बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते? क्योंकि उस समय वायु के अंदर जलवाष्प पहले से बहुत अधिक होते हैं और वो कपड़ों की नमी से जल के और अधिक वाष्प नहीं ले सकती, इसलिए बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। और वायु में क्या होता है प्यारे बच्चों? वायु के अंदर दूसरा प्रमुख घटक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वह गैस है, वायु का वह भाग है जो जीवों के श्वास लेने के लिए आवश्यक है। हम सांस लेते हुए वायु अंदर लेकर के जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन का हम उपयोग कर लेते हैं और शेष भाग वायु का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन हमारे श्वसन का महत्वपूर्ण अंग है। ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा रह पाते हैं। ऑक्सीजन दहन के लिए भी आवश्यक है, जलने के लिए भी आवश्यक है। उसके बारे में आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब वापस उसी पानी के जार के पास, पानी के टब के पास चलते हैं। मेरे पास पानी का एक ये टब बर्तन देखिएगा, इसमें एक ये उपकरण, इसके अंदर नीचे से जगह है और मैं एक यहाँ पर मोमबत्ती रखता हूँ। इस मोमबत्ती को मैं दिया सलाई से जला देता हूँ। मोमबत्ती को मैंने दिया सलाई से जला दिया। यह कब तक जलेगी? यह इस स्थिति में जब तक जलेगी जब तक इसका मोम पिघलता रहेगा, इस ज्वाला को मोम मिलता रहेगा। और इस मोमबत्ती को मैंने पानी के भरे टब के अंदर रखा है, लेकिन इसके जलने का एक और प्रमुख घटक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, ये मोमबत्ती इसी प्रकार से जलती हुई ज्वाला के साथ मैं इसके ऊपर एक इस जार को ढक देता हूँ। जार यानी एक तरफ से यह बंद है, एक तरफ से इसका सिरा खुला है। इधर से इसकी ज्वाला को बिना छुए मैं इसके ऊपर ढक देता हूँ। देखिएगा क्या घटता है। मोमबत्ती जलते जलते एकदम बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो इसको नहीं बुझाया, न हमने फूंक मारी, न इसको किसी और कारण से बुझाया, फिर क्यों बुझी? और देखिएगा और स्थितियां क्या परिवर्तित हुई हैं। पानी देखिएगा अपनी सतह से ऊपर इस जार में चढ़ा हुआ है।
दोबारा से प्रयोग करते हैं, एक बार फिर सावधानी से महसूस कीजिएगा। पानी जैसे इसके अंदर करेंगे तो पानी का स्तर कितना होना चाहिए, उतना जार के अंदर जिस प्रकार से हमने इस बीकर को किया था तो केवल थोड़ा ऊपर गया था, और जब इसकी हवा निकली तो इसके अंदर पानी गया था। तो इसके अंदर भी उसी प्रकार की स्थिति। पिछली बार हमने अनुभव किया था जार इसके ऊपर रखने से मोमबत्ती बुझ जाती है, और अब हम ध्यान देंगे क्या मोमबत्ती के बुझने से इस जार में पानी की सतह का कोई संबंध है, हमें इस पर ध्यान देना है। देखिएगा, इसके ऊपर मैं रखता हूँ और रखते ही मोमबत्ती बुझी और इस जार के अंदर पानी का स्तर ऊपर आया। प्यारे बच्चों, यह किस कारण से है? प्यारे बच्चों, जार के अंदर जलती हुई मोमबत्ती जार रखने के बाद बुझ क्यों जाती है? इसका कारण है कि जार के नीचे पानी की सतह है और जलने के लिए जिस वायु की आवश्यकता थी, वायु का जो घटक उसे चाहिए था, वह जार के ढकने के कारण बाहर उससे मिलना बंद हो गया। और जैसे ही उसे मिलना बंद हुआ, जो वायु जार के अंदर थी उसका उपयोग जब तक होता रहा तब तक वो मोमबत्ती जलती रही, और जैसे ही वो समाप्त हुई मोमबत्ती बुझ गई। और जो वायु जार के अंदर थी, मान लीजिए इतनी वायु है और उसमें से इतनी वायु जलने के लिए मोमबत्ती की आवश्यक थी, उसका उसने उपयोग कर लिया, और ये स्थान जो खाली हुआ उसके स्थान पर पानी आ जाता है। तो इससे हम जिस घटक का दहन में उपयोग होता है उसकी प्रतिशत मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। केवल अनुमान, इस बात का ध्यान रखना है, हम वास्तविक गणना नहीं कर सकते, लेकिन इससे अनुमान हो सकता है। और इस प्रकार हम अनुमान लगाते हैं कि दहन के लिए जो घटक आवश्यक है उसकी वायु में उपस्थिति लगभग 20% है। यानी दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग 20%। यह प्रत्येक स्थान के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। यह 19%, 19.5%, 18%, पहाड़ों के ऊपर जैसे बताया बहुत कम होती है। इस प्रकार से स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। प्यारे बच्चों, वायु का एक और प्रमुख घटक होता है नाइट्रोजन गैस, जो वायु में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और इसकी मात्रा 79% यानी लगभग 80% होती है। और हमने अभी अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन की मात्रा 19 से 20% और नाइट्रोजन की मात्रा 79-80%, यानी कुल मिलाकर हम अनुमान लगाएं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके वायु का 99% भाग बनाते हैं। प्यारे बच्चों, वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो 1% भाग बचा वह कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, धूल कण आदि होते हैं। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के माध्यम से पौधे अपना श्वसन करते हैं, अपना स्टार्च बनाते हैं, मंड बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, जीवों के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है। पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और जीव ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्यारे बच्चों, वायु में इनके अतिरिक्त धूल कणों की मात्रा भी होती है। आप किसी कमरे के अंदर जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए और किसी झरोखे से, खिड़की से, छिद्र से, रोशनदान से आती हुई तेज रोशनी की धूप की किरणों को देखिए। उसके अंदर आपको वायु में उपस्थित धूल कणों की मात्रा दिखाई देगी। और प्यारे बच्चों, ये धूल कणों की मात्रा एक निश्चित
अनुपात तक ही जीवों के लिए उचित है, उससे अधिक हो जाए तो वह हानिकारक होती है। और अधिक मात्रा में धूल, धुआं, धूलकण आदि होना ही प्रदूषण कहलाता है। आप शहर के, नगर के किसी व्यस्त चौराहे पर जाकर के देखिए, वहाँ ट्रैफिक मैन मुंह पर मास्क लगाए ड्यूटी करता मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ बहुत से वाहन जाते हैं और उनके वाहनों से निकलने वाला धुआं बहुत अधिक प्रदूषण छोड़ता है और उसमें धूलकण, धुआं, जले कार्बन के कण भी होते हैं। इन धूल कणों का अनुभव आप अपने घर की खिड़कियों के ऊपर भी कर सकते हैं। घर की खिड़कियों में लगे पारदर्शी शीशों को अगर कुछ समय तक साफ न किया जाए तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि धूल के कण चिपक जाते हैं। अपने बाहर मैदान में खड़ी किसी गाड़ी के ऊपर देखिएगा, कुछ दिनों में उसके ऊपर धूल कण जमे होते हैं और आप उस पर उंगली फिरा करके अपना नाम भी लिख सकते हैं। सामान्य वातावरण में तो हमने हवा की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन जल में रहने वाले जीव, क्या वहाँ वो श्वसन कैसे करते हैं? क्या वहाँ भी वायु की उपस्थिति है? हमारी मिट्टी के अंदर भी वायु की उपस्थिति है। इसके बारे में भी एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप घर में, रसोई में एक भगोने में, पतीले में सामान्य पानी डालिए और उसे गर्म करना शुरू कीजिए। जैसे आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर से छोटी छोटी कुछ बूंदें तली से उठ करके ऊपर की ओर आती हैं। वह क्या है प्यारे बच्चों? वह पानी में घुलनशील वायु है जो गर्म होने के कारण पानी से बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछलियाँ इसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करके जीवित रहते हैं। प्यारे बच्चों, मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं? प्यारे बच्चों, मिट्टी के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसके अंदर वायु के कण होते हैं। उससे मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु श्वसन करते हैं। प्यारे बच्चों, वायु हमारे लिए श्वसन के अतिरिक्त भी बहुत उपयोग में आती है। जैसे पुराने समय में पानी की जो नावें चलती थी, पानी के जो जहाज चलते थे, वह पर्दे लगा करके इस वायु का ही उपयोग करते थे। ग्लाइडर को आपने देखा होगा, छोटा जहाज, पहले समय में पंख वाला, पर्दे बंधे होते थे, उसमें भी वायु के प्रवाह का, वायु के दबाव का प्रयोग किया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वो अपने पंखों को हिलाते हैं, वो भी वायु के कारण ही संभव हो पाता है। हमारे उड़ने वाले हवाई जहाज़, उनके अंदर भी पंखे लगे होते हैं, वो भी वायु के कारण ही संभव है। और प्यारे बच्चों, वायु के कारण बहुत से पौधों में परागण होता है, जिससे हमारे फल, सब्जियां, अनाज वगैरह उत्पन्न होते हैं। और वायु ही हमारे जल चक्र को पूर्ण करने में भी सहायक है। पृथ्वी के ऊपर फैले हुए पानी को बहती हुई वायु जल वाष्प बना करके उड़ाकर बादलों तक ले करके जाती है, जो बारिश होकर के पुनः हमें प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है यह सारा पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पूरे पाठ की दोहराई करेंगे, गहराई से उसका अध्ययन करेंगे, क्रियाकलापों के अवलोकन करेंगे, और कुछ समझ में न आए तो वीडियो को फिर से देखेंगे और कक्ष में अपने शिक्षक या शिक्षिका से चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय।